हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट पेपर 1 की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और जिसका जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें भी यूनिट 1 का यहाँ पर टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। शिक्षण, अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो यहाँ पर हम जो तैयारी करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट से लेकर के 10 तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसमें से एक आध टॉपिक है जो डीआई वगैरह है वो आप मतलब कहीं से पढ़ सकते हो पढ़ना चाहें तो। और उसके अलावा हम बाकी तैयारी यहाँ से कर लेंगे। अभी हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही है, कुछ थ्योरी क्लासेस लेने के बाद फिर मैं आपको रिवीजन यानी कि प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस ज़रूर करा दूँगी। ठीक है, तो इससे पहले आपसे प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे देखते हैं कम से कम उतने सब्सक्राइब तो कर लिया करो चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर पसंद नहीं आती है तो फिर आप बताया करो कमेंट में कि क्यों पसंद नहीं आती है, और पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, तो आपको मतलब ना, आपको देखो खुद ऑनेस्टी आपकी अपने साथ है। मैं तो मतलब कह ही सकती हूँ, आपसे देखने तो नहीं बैठी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन प्लीज़ आपको कर ही देना चाहिए। यही आपकी तरफ से हमारे लिए क्या है, मतलब एक मोटिवेशन वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, अधिगमकर्ता की मूल प्रवृत्तियों को देखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले अधिगमकर्ता किसे कहते हैं? जो शिक्षार्थी होता है, जो पढ़ने वाला है, जो सीखने वाला है, जो बच्चा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अधिगमकर्ता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो कि जन्मजात होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा। देखो, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसे भूख लग रही है या उसे मतलब पॉटी करनी है, बाथरूम करना है, रोना है, हंसना है। मतलब ये सारी चीज़ें ना उसके अंदर क्या से होती हैं, मतलब ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, मतलब जो उसके साथ ही आती हैं। ठीक है, ये कहते हैं ना पेट में से कोई कुछ सीख के नहीं आता, लेकिन रोना, हंसना, भूख लगना, ये सारी चीज़ें तो पेट में से ही सीख के आते हैं, है ना। मतलब जन्मजात होती हैं ये सारी चीज़ें, जिन्हें सीखना ही नहीं पड़ता बाहर आकर के। इन्हें मूल प्रवृत्तियाँ कहा जाती हैं। आप सोचिए, अगर मान लो बाहर आकर के किसी को रोना सीखना पड़ता तो वो कैसे सीखता? मतलब चलो कोई नहीं, है ना, ये कि नहीं, ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं ना, सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे भय लगने पर हमें भागना, अगर हमें किसी चीज़ से भय लग रहा है तो जाहिर सी बात है हम उस भय से भागेंगे। और भूख लगने पर भोजन की इच्छा होना, ये हमारी मूल प्रवृत्तियों में आते हैं। विलियम मैकडूगल कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव क्रियाओं के प्रमुख चालक हैं। जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो वर्क हम करते हैं, जो मानव क्रियाएं करता है, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रमुख चालक हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। बिल्कुल होती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी है? तो 14 मानी है, ये भी ध्यान रख लेना। वैलेंटाइन कहते हैं, वैलेंटाइन मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो निश्चित तरीके से क्रिया करके किसी जैविकीय प्रयोजन को पूरा करती है। वैलेंटाइन का कहना है कि जो मूल प्रवृत्ति है वह जन्मजात प्रवृत्ति है, बिल्कुल सही बात है, जो निश्चित तरीके से क्रिया करके किसी जैविकीय प्रयोजन को पूरा करती है। रॉस रॉस जो वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं? ये मनोवैज्ञानिक हैं। मूल प्रवृत्तियां व्यवहार के अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। मूल प्रवृत्तियां किसी बंदे की, किसी इंसान की, बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां ना, वही हमें ये बताती हैं कि उसका व्यवहार कैसा है। उसकी आदतों से, उसके बोलने के अंदाज से, उसके चलने के अंदाज से, है ना, सारी चीज़ों से हमें उसका व्यवहार में मतलब व्यवहार के बारे में पता चलता है। इसलिए शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार में उसका अत्यधिक महत्व है। शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार में भी मूल प्रवृत्तियों का अत्यधिक महत्व है। ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। संवेग एवं स्थायी भाव, संवेग एवं स्थायी भाव यहाँ पर आते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। सुखद संवेग, संवेग क्या होते हैं? हमारे मन के जो भाव होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं सुख, मतलब संवेग। ठीक है, और वेग क्यों कहते हैं? संवेग का मतलब क्या होता है? ये आप कभी भी देखना, किसी भी इंसान का ना तो स्नेह ज़्यादा देर तक रहता है, ना उसका गुस्सा ज़्यादा देर तक रहता है, ना उसकी घृणा ज़्यादा देर तक रहती है ना। ये ऐसी चीज़ें, चाहे सुखद हो या दुखद हो, जो आते हैं मन में हमेशा बदलते रहते हैं, जो थोड़ी बहुत देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं संवेग। सुखद संवेग क्या होते हैं? स्नेह, हर्ष, प्रेम जैसे भाव जो मन में उत्पन्न होते हैं, इनको सुखद बोलते हैं।
है ना। अच्छी चीज़ें तो सुखद होंगी, और दुखद संवेग क्या है? भय, घृणा, क्रोध, निराशा जैसे भाव होना, ये क्या होते हैं? दुखद संवेग होते हैं। रॉस, रॉस क्या कहते हैं संवेगों को लेकर के? कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है, संवेग क्या होती है? वह अवस्था होती है जिसमें भावात्मक, आप जानते हैं जो मन से उत्पन्न हुए हैं, और मन से क्या उत्पन्न होता है? भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये भावात्मक तत्व की इसके अंदर प्रधानता होती है। वुडवर्थ क्या कहते हैं संवेगों को लेकर के? वुडवर्थ का कहना है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। बिल्कुल, जब हम कभी भी देखो, एक अचानक से हमें किसी चीज़ को देख करके गुस्सा आ गया, लेकिन वो गुस्सा आपका 5 सेकंड, 10 सेकंड, मतलब 10 मिनट, आधे घंटा या 1 घंटा तक ही रह सकता है। इससे ज़्यादा देर तक जो वो गुस्सा है ना, वो हमारे अंदर ठहरता नहीं है। किसी के भी अंदर आप देख लेना कभी भी, चाहे आप जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन क्या आप हमेशा ही गुस्से में थोड़ी ना रहेंगे, या आप हमेशा किसी चीज़ से घृणा थोड़ी ना करते रहोगे। उसका भी एक थोड़ा सा एक टाइम होता है जो उस टाइम पर आता है और फिर चला जाता है। तो ये होता है उत्तेजित दशा, होती है हमारे अंदर की जो अचानक से निकली हुई दशा होती है। किसी चीज़ को देखकर अचानक से गुस्सा आ गया, किसी चीज़ को देख करके अचानक से उस पर प्यार आ गया, है ना। किसी चीज़ को देख करके हमें उसको उसके बारे में मतलब अचानक से हमारे अंदर से घृणा निकलने लगी। तो ये होती है उत्तेजित दशाएं, वुडवर्थ ने कहा है। मैकडूगल जी क्या कहते हैं? कि मैकडूगल ने कहा है संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय, परिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। मैकडूगल ने कहा है कि संवेग जो होते हैं वो मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय, परिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू होते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो गुण हस्तांतरित किए जाते हैं उन्हें ही वंशानुक्रम अनुक्रम कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, यानी कि माता पिता से अपने बच्चों में, फिर उन बच्चों से अपने बच्चों में, इस टाइप से जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण चलते रहते हैं, गुण और अवगुण भी होते हैं इसमें, ऐसा नहीं है खाली गुण। कहने की बात है ये कि जो गुण, मतलब गुण अवगुण कुछ भी हो, अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो चलती रहती हैं, जेनेटिक, उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, जेम्स ड्रेवर का कहना है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरित होना ही क्या है? वंशानुक्रम है। ये किसका मानना है? तो जेम्स ड्रेवर का मानना है। वंशानुक्रम के सिद्धांत यहाँ पर हम देख लेते हैं। कुछ वंशानुक्रम के सिद्धांत किस किस ने दिए हैं? बीज कोष की निरंतरता का नियम, बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया है? तो बीजमैन ने दिया है। समानता का नियम किसने दिया है? गोडार्ड ने दिया है। जीव सांख्यिकी का नियम गाल्टन। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम किसने दिया है? लेमार्क या मैकडूगल ने दिया है। प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन ने दिया है। और वंशागति का सिद्धांत या मेंडल का नियम भी इसे बोलते हैं, तो ये मेंडल ने ही दिया है। किसने दिया है? वंशागति का सिद्धांत या मेंडल का नियम मेंडल ने दिया है। तो यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जो इस टाइप के जो सिद्धांत वगैरह होते हैं काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद रख लेना। चलते हैं आगे। देखो, अगर आप मतलब यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से ना कम्प्लीटली पेपर 1, और अगर आप उसके अलावा हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं, या फिर यूजीसी टीजीटी पीजीटी किसी के भी लिए हिंदी की भी मैं कंप्लीट तैयारी कराती हूँ। और हिंदी की क्लासेस वैसे तो चल ही रही हैं, लेकिन 1-2 दिन में हम और अच्छे से उनको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने काव्य शास्त्र पढ़ाया है, काव्य शास्त्र की हमारी 5-6 क्लास हो चुकी हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट में, और जहाँ से इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन बनते हैं। देखो, मैं क्या करती हूँ कि जो शॉर्ट नोट बनाती हूँ ना, मैंने बना रखे हैं अपने मतलब जब से मैंने पेपर दिए हैं तब से लेकर के मैं अभी भी बनाती हूँ, अलग अलग बुक से बनाती हूँ। तो वो ना आपके लिए जो पेपर आते हैं उनको भी मिला करके, और बुक्स के भी, ताकि मतलब सारी चीज़ें ना एक जगह पर मिल जाएं। अगर आप भी अभी पेपर 1 का नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको अपने हैंड नोट बना लेने चाहिए। और फिर भी अगर आपको लगता है आपके पास टाइम कम है, सिर्फ आप वीडियो देख पाते हो या आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं बाद में। मैं वैसे तो इनकी PDF वगैरह आप टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में, तो आप वहाँ से प्लीज़ देख लेना और फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पर डाल दिया करूँगी, ठीक है, इसकी PDF मैं वहाँ पर दे दिया करूँगी, तो आप टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं।
किसी व्यक्ति के वातावरण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। किसी व्यक्ति के चारों ओर के आवरण को ही क्या कहते हैं? वातावरण कहा जाता है। मानव के विकास में वातावरण का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, मानव के विकास में, मानव के पूरे जीवन पर उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वातावरण का ये मतलब नहीं है कि सर्दी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है। वातावरण का यहाँ पर ये मतलब नहीं होता। ये एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास का, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, पड़ोस में हमारे किस तरीके के लोग रहते हैं, तो उनका भी हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर, हमारे मन पर, हमारे बॉडी पर, हर चीज़ पर एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि देखो, अभी हमने मान लीजिए किसी मतलब हिंदी भाषी परिवार में जन्म ले लिया, तो बचपन से ही बच्चा हिंदी बोलना सीखेगा। ठीक है, जब से वो बोलना सीखेगा ना, वो बलगराना भी हिंदी में ही सीखेगा। लेकिन अगर बच्चे ने इंग्लिश, किसी अंग्रेज के यहाँ पर जन्म ले लिया और उसके पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं, तो वो बच्चा हिंदी नहीं सीखेगा, वो बच्चा इंग्लिश ही सीखेगा। तो ये होता है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ना। तो जे.एस. रॉस क्या कहते हैं? जे.एस. रॉस कहते हैं वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जे.एस. रॉस ने वातावरण को क्या बताया है? बाहरी शक्ति बताया है। ठीक है, और अंदरूनी शक्ति क्या होती है? वो हमारी होती है मतलब वंशानुक्रम। वो हमारी अंदरूनी शक्ति होती है जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिली होती है। वॉटसन क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट को लेकर के इन्होंने परिभाषा दी है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो। नवजात शिशु का मतलब तो आप समझते ही होंगे, छोटा बच्चा, मतलब 6 महीने का, या फिर मतलब जो 1 साल से कम का जो बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं नवजात। बल्कि नवजात तो पैदा हुआ एक बच्चा दे दीजिए, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ। इस प्रकार वॉटसन ने वातावरण के महत्व को स्पष्ट किया है। इन्होंने उसे कोरी सिलेट कहा है, वॉटसन ने बच्चे को, कि वो, उसका जो मन होता है ना, वो बिल्कुल एक कोरा कागज़ की तरह होता है, और उस पर आप जो भी लिखना चाहेंगे, अच्छा, बुरा, गुण, दोष, है ना, वही उसके ऊपर छप जाता है। बिल्कुल वैसे ही बालक का मन होता है ना, एकदम कोरे कागज़ की तरह ही होता है। उसमें आप जो भी चीज़ें डालते जाएंगे, जो चीज़ उसको आप बोलते जाएंगे, जो दिखाते जाएंगे, जिन चीज़ों का वो फॉलो करेगा ना, जिन चीज़ों को वो अपने आस पड़ोस के लोगों को करते हुए देखेगा, वो बिल्कुल वैसा ही सीखता है। तो वॉटसन ने इसीलिए ऐसा बोला है। वातावरण का प्रभाव किस किस ने कहाँ पर दिया है? ये कहते हैं कि मानसिक शक्तियों का विकास, मानसिक शक्तियों के विकास पर वातावरण का प्रभाव जो पड़ता है, उसकी मतलब उसके ये कौन है मनोवैज्ञानिक? तो गार्डन ने, ठीक है, गार्डन ने ये दिया है ये वाला सिद्धांत कि मानसिक शक्तियों के विकास पर वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है। बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि के बारे में कैडोल और स्टीफेंस ने दिया है। किसने दिया है? कैडोल और स्टीफेंस ने। व्यक्तित्व पर प्रभाव, ये कुले ने दिया है। ये नाम है भाई, कुले, कुले नाम है यहाँ पर। और शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव किसने दिया है? तो फ्रैंक बोनस ने दिया है। किसने दिया है? शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव किसने दिया है? फ्रैंक बोनस ने दिया है। व्यक्तित्व पर प्रभाव कुले ने। यहाँ पर आप याद रख लेना, मानसिक शक्तियों के विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ना, ये किसने इसकी मतलब इसके बारे में सिद्धांत दिया है, किसने इसके बारे में लिखा है? तो गार्डन ने लिखा है। बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, कैडोल और स्टीफन्स कहते हैं। व्यक्तित्व पर प्रभाव कुले कहते हैं, और शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव फ्रैंक बोनस ने बोला है। आगे देखते हैं वुडवर्थ क्या कहते हैं। वुडवर्थ का कहना है कि व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं है, वरन दोनों तत्वों का क्या है? गुणनफल है। ये वुडवर्थ का कहना है। वुडवर्थ नाम ध्यान रख लेना। वुडवर्थ कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है? दोनों तत्वों का गुणनफल होता है। ठीक है, विकास बराबर होता है वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण। ठीक है, दोनों का गुणनफल है। मैकाइवर एवं पेज, मैकाइवर एवं पेज क्या कहते हैं? जीवन की प्रत्येक घटना वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही परिणाम होती है। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा, इनको याद रख लेना अच्छे से। एक बार समझ में नहीं आए तो आप 2 बार 3 बार जितना चाहें उतनी बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। खेल एवं खेल प्रणाली, शिक्षा में खेल प्रणाली के जनक किसे माना जाता है? तो कॉल्डवेल कुक को माना जाता है। ठीक है, कॉल्डवेल कुक को शिक्षा में खेल प्रणाली का जनक माना जाता है। इनका नाम याद रख लेना। आगे चलते हैं, खेल आधारित शिक्षण विधियाँ। तो खेल आधारित शिक्षण विधियाँ यहाँ पर कुछ दे रखी हैं, इनको देख लेते हैं। किंडरगार्टन विधि, ये किसने दी है? फ्रोवेल ने दी है। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी। बालचर विधि, बेडेन पावेल। और विनेटिका विधि किसने दी है? कार्लटन
वासवर्ण ने दी है, ठीक है। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। बालचर विधि दी है बेडेन पावल ने, और विनेटिका विधि दी है कार्लटन वासवर्ण ने। इनका नाम याद रख लेना, ये किसने दिए हैं। व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा देखेंगे हम यहाँ पर। व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आप कभी भी देख लेना, ना तो किसी भी आदमी का किसी से कभी चेहरा मिलता देखा होगा आपने। वो एक अलग बात है, कहते हैं कि दुनिया में एक जैसे 7 लोग रहते हैं, पता नहीं, मैंने तो आज तक एक भी नहीं देखा। हाँ, थोड़ा बहुत चेहरा मिलता जुलता ज़रूर देखा है, लेकिन पूरी तरह से तो कोई नहीं देखने को मिलता। वो एक अलग बात है। जो बच्चे जुड़वा होते हैं उनका तो होता ही है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा यहाँ पर किसने दी है, स्किनर ने दी है। मतलब हर किसी के अंदर बात करने का, बोलने का, हर किसी की आवाज़ से आप अलग अलग पहचान सकते हैं। देखो, आवाज़ सब बोलते हैं, एक ही चीज़ को आप 10 लोगों से बुलवाइए, आपको हर किसी की आवाज़ ना अलग लगेगी, लगती है ना। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तित्व के वे सभी पहलू जिनका मूल्यांकन किया जा सकता है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिनका मूल्यांकन किया जा सके वो पहलू क्या होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत आते हैं। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति अपने समूह से शारीरिक एवं मानसिक तौर पर जो भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। कोई व्यक्ति अपने समूह से अगर शारीरिक और मानसिक, मतलब कोई व्यक्ति है, मान ले 10 लोगों का एक समूह है, और उस समूह में हर 10 के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, है ना। अभी मैंने जैसे आपको बताया, तो वो भिन्नता ही क्या कहलाती है, व्यक्तिगत भिन्नता ही जेम्स ड्रेवर का कहना है। टायलर क्या कहते हैं, टायलर कहते हैं कि शरीर के रंग, रूप, आकार, प्रकार, कार्य, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में मौजूद भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। सबकी बात मतलब एक ही जैसी है ना। भिन्नता तो है ही, बस थोड़ा सा अलग अलग तरीके से दिया है, इनको आप याद रख लेना। आगे चलते हैं, व्यक्तिक भिन्नताओं को मापने की विधियाँ। व्यक्तिक भिन्नताओं को मापने की विधियाँ, निरीक्षण या अवलोकन विधि। तो निरीक्षण या अवलोकन विधि क्या होती है, इसके प्रवर्तक देख रहे थे पहले, वाटसन है। ये वाटसन नहीं है, वाटसन ही लिखा है यहाँ पे। इसमें व्यक्ति के गुण विशेष के बारे में पता किया जाता है। जो निरीक्षण विधि है, मतलब इसमें क्या होता है, अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना, किसी व्यक्ति का काफ़ी दिनों से उसको देखना कि कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, उनके गुणों के बारे में यहाँ पर पता किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताई, ये सार्वभौमिक विधि होती है, ठीक है। क्या होती है, सार्वभौमिक विधि होती है, ये भी ध्यान रख लेना। प्रश्नावली विधि आती है, प्रश्नावली विधि, इसका प्रवर्तन किसने किया था, तो सुकरात ने किया था। किसने किया था, सुकरात ने किया था। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि के प्रयोग का जो श्रेय है वो वुडवर्थ को जाता है। प्रश्नावली विधि, इसका प्रवर्तन तो सुकरात ने किया था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि को कौन लेके आया था, वुडवर्थ जी लेके आए थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, हमें से जैसे इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरव्यू एक तरीके से। इस विधि का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। मतलब इंटरव्यू देने की परंपरा कहाँ से चली है, अमेरिका से। इसमें 2 व्यक्ति आमने सामने बैठ करके बातचीत के जरिए एक दूसरे के बारे में जानते हैं। प्रक्षेपण विधि क्या होती है, प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेप शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया था। इस विधि को प्रेमावृत्ति विधि भी कहा जाता है, ठीक है। जो प्रक्षेपण विधि है, इस विधि को प्रेमावृत्ति विधि भी कहते हैं। इस विधि में अपनी बातों, विचारों, भावना आदि को स्वयं न बता करके, प्रक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर चिपका देना, ठीक है। प्रक्षेपण का मतलब मैं बता देती हूँ, वैसे चिपकाना तो मतलब खुद अपनी बातों को ना बता करके किसी अन्य माध्यम से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अपनी बातों को हम किसी को, अपनी भावनाओं को खुद नहीं दर्शाते, बल्कि किसी और माध्यम को पकड़ करके। कई बार होता है ना, हम खुद तो कुछ नहीं बोलते हैं, अपने सामने वाले को कुछ बोल देते हैं, भाई तू इससे ये बोल दे, है ना। तो हम उसको बोलते हैं प्रक्षेपित विधि। आ गया होगा आपके समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञात करने के लिए 3 परीक्षण उपलब्ध हैं, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञात करने के लिए 3 परीक्षण उपलब्ध हैं, जैसे रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक। कौन से होते हैं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक होते हैं। अभिभावकों की रिपोर्ट, अभिभावकों की रिपोर्ट, कई बार विद्यार्थियों के कुछ गुण या अवगुणों के बारे में उनके अभिभावकों से पता चलता है। अभिभावक पता है, मतलब एक टीचर जो होता है ना, बच्चे का पूरा व्यवहार तो भांप लेता है,
लेकिन उसके कुछ गुण और अवगुण ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसके पेरेंट्स ही बता सकते हैं, है ना। कई बार जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चा घर पे दूध नहीं पीता, ये उसका अवगुण हो गया, मतलब स्कूल में आके इन चीज़ों की शिकायत करते हैं, मतलब ये तो टीचर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा दूध नहीं पीता है ना। तो ये कौन बताएगा? उसके पेरेंट्स बताएंगे जिनके पास वो रहता है। तो मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है दूध का, आप दूध का मत समझ लेना। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे गुण उसके अंदर छिपे होते हैं, कुछ ऐसे अवगुण छिपे होते हैं जिनके बारे में टीचर उनको साल भर पढ़ाता है लेकिन उसको पता नहीं चलता और उसके पेरेंट्स से पता चलता है। आगे चलते हैं, मापदंड मूल्यांकन। मापदंड मूल्यांकन क्या होता है? यह मूल्यांकन कई तरह से होता है, जैसे 3 बिंदुओं पर आधारित, 5 बिंदुओं पर आधारित और 7 बिंदुओं पर आधारित। ठीक है, मापदंड मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन कई तरीके से होता है, जैसे 3, 5, 7 अलग अलग बिंदुओं पर आधारित होता है। चलते हैं आगे, व्यक्तिगत भिन्नता परीक्षण। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कुछ परीक्षण यहाँ पर हैं, कुछ टेस्ट होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मॉर्गन व मुर्रे, यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम दे रखा है मॉर्गन व मुर्रे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इन्होंने कौन सा परीक्षण तैयार किया था? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको TAT बोलते हैं। लियोपोल्ड बेलॉक ने बाल प्रसंग परीक्षण, ये CAT के नाम से जाना जाता है। हरमन रोडसा, ये स्याही धब्बा परीक्षण IBT के नाम से जानते हैं। हरमन इम्बिगस, ये वाक्य पूर्ति परीक्षण के लिए जाने जाते हैं। और गाल्टन स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के बारे में जाने जाते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत भिन्नता के परीक्षण है, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इनको आप अच्छे से याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको 2-3 बार रट लेना, या फिर नोट्स बना रहे हैं तो उनको भी बार बार देखा करो। देखो, नोट्स बना के सिर्फ आपको बना करके रखने नहीं है, बल्कि बना करके ना उनको बार बार निकाल के पढ़ना है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। और नहीं बना पाते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं टेलीग्राम पर PDF डाल दिया करूँगी, तभी डालूँगी जब आप कहेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना, ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिए, अभी थ्योरी क्लास ही आएगी, और मैं अच्छे से अच्छे आपको मतलब क्वेश्चन टाइप में ही कराने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अनर्गल चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं रखी हैं। तो प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जो बच्चे आपके आसपास, आपकी जानकारी में जो भी बच्चे UGC नेट या की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।